मैं फिर से का बता देता हूँ, जो लोग मान लो रिकॉर्डिंग देखे क्लास नहीं कर पाए, कि वंस आई कंप्लीट दिस चैप्टर मैं आप लोगों का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। मैं क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी 2 चैप्टर चल रहे हैं ना अलग अलग, राइट। यस सर। यस तो मैं एक तीसरा नया Yes, चैप्टर sir. ऐड नहीं करूंगा, मैं इस यहाँ पर आपको पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बेटा। चलो फिर हाँ सर ठीक है। तो इलास्टिसिटी शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी में क्या होता है, इस लड़की को जानते ही होगा आप लोग कि नहीं जानते हो? यस हाँ, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, हमको इलास्टिसिटी का ना एक बड़ा ही, अगर हमने पढ़ा ना हो और हमसे मीनिंग पूछ लिया जाए तो हम शायद ये आंसर देंगे किसी चीज को कितना स्ट्रेच कर सकते हो, राइट। हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हमने अभी अभी रिजिड बॉडी पढ़ा, राइट। रिजिड बॉडी में क्या था, हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे जिसका शेप साइज चेंज नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ऑब्जेक्ट्स थोड़ा ना होते जिसका शेप साइज चेंज ना हो, राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो थोड़ा सा कंप्रेस हो ही सकते हैं, चाहे कितना भी आप कोई भी चीज ले लो, लोहे की बॉल भी थोड़ा सा तो कंप्रेस होगी ना। Yes, sir. यस आप पत्थर ले लोगे, चाहे कोई भी मटेरियल ले लोगे, हर एक चीज थोड़ा सा कंप्रेस, थोड़ा सा एक्सटेंड हो ही सकती है। उसके पीछे रीजन भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो द थिंग इज कि हमें अगर रियल लाइफ के बारे में इंजीनियरिंग करनी है, रियल लाइफ इंजीनियरिंग करनी है, तो वी मस्ट नो अबाउट मटेरियल्स, वी मस्ट नो अबाउट मटेरियल प्रॉपर्टीज, कि मटेरियल कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, रिजिड बॉडी पढ़ लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, बट प्रैक्टिकल लाइफ तक तो आना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारा चैप्टर का क्या है, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये सबसे पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। ये आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर इफेक्टिवली आपका, ओके। सो इलास्टिसिटी का मीनिंग होता क्या है, हम लोगों ने तो सोचा क्या, जिस चीज को जो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए वो इलास्टिक है, यही कहते हैं ना, रबर को इलास्टिक कहते हैं, राइट। Yes, sir. बट अगर जब हम फिजिक्स में इसके बारे में बात करते हैं तो ये चीज पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। और इलास्टिसिटी हम इस में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इलास्टिसिटी होता क्या है। ये एक सेकंड यार, क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, इलास्टिसिटी क्या होता है हम जो समझते हैं उसके बारे में हमने बात करी, पर एक्चुअल में इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो समझना ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट अपोजेस डिफॉर्मेशन। सर चैप्टर का नाम क्या था? इलास्टिसिटी। चैप्टर का नाम आपका बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है इलास्टिसिटी, ओके। ओके सर. ओके, सो इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट अपोजेस डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग एजेंट। जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है, समझ में आई बात। डिफॉर्मेशन जो है वो इलास्टिसिटी नहीं है, डिफॉर्मेशन को अपोज करने की क्षमता इलास्टिसिटी है, ओके बेटा। यस डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग एजेंट, डिफॉर्मिंग एजेंट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए आप समझ लो डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है, राइट, है ना। Yes, sir. तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के हम उसे डिफॉर्म करते हैं ना। सो जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन को अपोज करता है वो इलास्टिसिटी है, ओके। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसके, ये पहली डेफिनेशन सही है, दूसरी डेफिनेशन काम चला हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज वंस द डिफॉर्मिंग एजेंट और फोर्स इज रिमूव्ड, ओके। सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की कोशिश करेगा ना, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, या अपोज करेगा। सॉरी, मेरे को लगा था मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये सही डेफिनेशन ये भी, ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन ये भी, दोनों डेफिनेशन सही है, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ऑब्जेक्ट रीगेन करने की कोशिश कर रहा है या डिफॉर्मेशन को अपोज करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ओके बेटा।
Yes, sir. So now अब इस प्रॉपर्टी के Direction वो सर कॉपी नहीं हुआ था. कर लो कर लो कर लो Yes, sir. हो गया ठीक है अब Yes, sir. क्या होता है based on this elastic property of matter we categorize our materials we can categorize our materials into two categories एक है इलास्टिक मटेरियल एक है प्लास्टिक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल क्या होगा materials that completely regain their original shape and size after removing deforming agent are called perfectly elastic मैं बोलना चाहता था perfectly elastic and plastic material okay perfectly elastic and plastic materials ये टॉपिक होगा ठीक है ना ये दो एक्सट्रीम्स है ठीक है बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने डिफॉर्म किया और ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप और साइज पूरी तरीके से गेन कर ले तो क्या कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग उस मटेरियल को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कहते हैं दुनिया में कोई परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है क्या तो नहीं ओके समझ में आई बात Yes, sir. Yes, sir. materials that do not return to their original shape and size at all after removing deforming agent are called perfectly plastic मतलब अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसको जैसे डिफॉर्म करके छोड़ दिया उसी पोजीशन में रह गया उसी स्टेट में रह गया तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक इसका एग्जांपल हो सकता है मतलब परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं बट वेरी नियर क्लोज एग्जांपल है मड Chewing gum. और डो च्युइंगम तो बेटा फिर भी वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है वैसे लेकिन च्युइंगम लिख सकते हो ठीक है समझ में आया Yes, sir. तो जो मटेरियल और मटेरियल का मतलब मैं यहाँ पे सॉलिड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जब हम इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस ओके हम इस चैप्टर में सॉलिड्स को ही पढ़ते हैं सो मटेरियल्स दैट डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज एट ऑल आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग एजेंट आर कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक ओके बेटा जो बिल्कुल भी अपना शेप और साइज रीगेन करने की कोशिश ना करें उसे क्या बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं आगे बढ़े हेलो सर सर कॉपी नहीं हुआ. अच्छा सर हाँ बेटा सर डिफॉर्मिंग एजेंट क्या सिर्फ कोई प्रेशर या फोर्स डिफॉर्मिंग होगा एजेंट फोर्स से डिराइव होगा क्या होगा वो आगे चल के देखेंगे नहीं अगर सर इसे कोई दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी दे कि जैसे कोई हीट व ऐसा हो सकता है नहीं 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 हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिफॉर्मिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे ठीक है सर परफेक्टली इलास्टिक में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं स्प्रिंग लिख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक में हाँ आइडियल स्प्रिंग लिख सकते हो क्यों नहीं लिख सकते आइडियल स्प्रिंग ठीक है बढ़े आगे देखो कुछ भी परफेक्टली एक इलास्टिक नहीं सेकंड होता पर सर एक मिनट सर समझो ना मैंने जब इसका एग्जांपल लिखा तो मैंने वर्ड यूज कर लिया आइडियल जो कि होता ही नहीं है राइट यस सर Yes, sir. मड और डो भी इसकी ये दोनों आइडियल टर्म्स है परफेक्टली प्लास्टिक भी कोई नहीं होता है नहीं कोई परफेक्टली इलास्टिक भी कुछ नहीं होता मड और डो भी बहुत क्लोज है इसके ठीक है चलो आगे बढ़े आपने देखा होगा कभी आटा गूंथा है किसी ने यस तो उसको जब Yes, प्रेस sir. करते हो तो वापस एक बाउंस बैक आता है कि नहीं आता यस सर Yes, sir. तो मतलब क्या है परफेक्टली प्लास्टिक तो वो भी नहीं है ना Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है इलास्टिक फटीग एंड आफ्टर इफेक्ट ठीक है फटीग क्या होता है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस
मतलब क्या है, आपने रबर बैंड तो यूज किया ही होगा जीवन में कभी ना कभी, अभी भी करते ही यस होगे। सर। रबर बैंड को Yes, स्ट्रेच sir. करो तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाता है, वो काफ़ी इलास्टिक है। पर अगर आप उसे स्ट्रेच करें छोड़ें, 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 करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, मतलब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो बेसिकली फोर्स लगा रहे हो ना, डिफॉर्मिंग एजेंट लगा रहे हो, आप लोडिंग कर रहे हो, ओके। और जब आप छोड़ रहे हो तो आपस में क्या कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, ओके बेटा। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस को लोड और अनलोड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो आपने देखा होगा कि नहीं, वो रबर जो है वो ढीला हो जाता है, वीक हो जाता है ना। उसका Yes, sir. स्ट्रेचेबिलिटी घट जाती है। हाँ, विथ टाइम वो टूटने जैसा हो जाता है, राइट। Yes, sir. वो बेसिकली थक गया, फटीग मतलब थकान होती है, पता है ना आपको, Yes, sir. वो थक गया, अब उसे और नहीं करना है, इस वजह से उसने क्या, उसकी क्या हुआ, इलास्टिसिटी जो है कम हो गई, या धीरे धीरे वो टूट भी सकता है ऐसे करके, है ना, है ना। Yes, sir. जब भी हम कोई मशीन डिजाइन करते हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने बार हम एक फोर्स को अप्लाई करके रिमूव करेंगे, कितनी बार हम एक फोर्स को अप्लाई करें, रिमूव करें, अप्लाई करें, रिमूव करें, तो वो ऑब्जेक्ट, वो पार्ट जो है अल्टीमेटली टूट जाएगा, ओके। और उसी हिसाब से हम अपने मशीन की एज बताते हैं कि देखो ये मशीन इतना काम कर सकती है, इससे ज़्यादा काम करोगे तो इसके पुर्जे टूट जाएंगे, ओके बेटा, ओके। यस Okay, sir. नेक्स्ट है आफ्टर इफेक्ट, इसको लैग भी कहते हैं। डिलेड रिटर्न ऑफ ओरिजिनल शेप एंड साइज, डिलेड रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर डिफॉर्मिंग एजेंट इज रिमूव्ड। वो जो रबर थोड़ा थक गया था, उसका आपने देखा होगा, उसको खींच के छोड़ो तो थोड़ी देर के बाद अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज लेके आता है ना। Yes, sir. थोड़ा टाइम लगता है उसे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने में, है ना। आपने और भी ऐसे कुछ मटेरियल देखे होंगे जो धीरे धीरे अपना शेप रीगेन करते हैं, है ना। देखा कभी किसी चीज को स्ट्रेच किया और धीरे यस धीरे अपना सर। शेप वापस आया, आप धीरे धीरे अपनी लेंथ में वापस आया, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, ओके। Yes, sir. क्वाड्स में ये आफ्टर इफेक्ट ना के बराबर होता है, इसलिए उसका यूज हम घड़ी बनाने में करते हैं, ओके। ओके सर। समझ में आया, किसमें ज्यादा होता है मैं भूल गया हूँ, मतलब आपको अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिकली ये सब टर्म्स इसलिए बता दे रहा हूँ कि यार एग्जाम में बिना बात के नंबर ना कटें, ओके। आगे बढ़ूं, Sir, 1 minute. बस 1 से 10 मिनट। कैसे हो गया सर? आप दोनों वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे कि खाली एक ही वीडियो अपलोड हुआ है? दोनों किया था बेटा, Sir, दोनों ही हो गया था. जैसे ग्लास के लिए आफ्टर इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। और क्वार्ट्ज का यूज और कहाँ होता है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल में, मतलब आपको जब करंट मेजर करते हो ना, तो उसमें जो स्प्रिंग जैसा जो मटेरियल यूज होता है वो किसका यूज होता है, क्वार्ट्ज का यूज होता है। क्यों, क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट कम होता है। हमको जैसी करंट चेंज हो हमें तुरंत चाहिए ना, भैया करंट में चेंज आया कि नहीं आया, राइट, मेजर करना है ना तुरंत, घड़ी में यूज होता है। Yes, sir. तो इन सब जगहों पे क्वार्ट्ज का यूज ही इसलिए होता है क्योंकि क्वार्ट्ज क्या है, उसमें आफ्टर इफेक्ट बहुत कम होता है, ओके बेटा। यस सर। विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? Steel. ऑब्वियसली जब क्वेश्चन पूछेंगे सर ऐसा, तो जवाब तो ऑब्वियस होगा। नहीं पूछे होते तो हम अपने दिमाग से सोचते तो भले ही हम अलग चीज सोच रहे होते, पर अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ऑब्वियसली आंसर स्टील ही होगा। लेकिन क्यों? फिर वो ज़्यादा तो वो जल्दी रिगेन फोर्स कर लगाने लेते से हैं ज़्यादा अपना अपना शेप में, ओरिजिनल शेप में आने का ये होगा. हाँ, वो अपने शेप को चेंज होने से ज्यादा अपोज करता है, अपने शेप में चेंज होने को ज्यादा अपोज करता है, उसके शेप में चेंज को ज्यादा अपोज करता है, राइट।
यस सर, उसके शेप को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है ना भाई, तो ज़्यादा इलास्टिक है। यस सर, ओके, तो एग्जैक्टली जो हम सोचते थे उसका उल्टा आ गया, हाँ है ना। ऑल दो इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक और तरीका हो सकता है, क्योंकि हम बचपन से क्या सोचते हैं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, राइट। उसके पीछे क्या कारण है कि यार बेटा रबर में डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा डिफॉर्मेशन बर्दाश्त कर सकता है रबर। स्टील ज़्यादा डिफॉर्मिंग एजेंट बर्दाश्त कर सकता है और रबर ज़्यादा डिफॉर्मेशन बर्दाश्त कर सकता है। समझ में आया? यस ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स को कौन अपोज कर सकता है? स्टील कर सकता है। उतना फोर्स अगर आप रबर पे लगा दोगे रबर टूट जाएगा, बट रबर ज्यादा डिफॉर्मेशन तक उस फोर्स को अपोज कर सकता है, राइट। यस सर, यस इसी वजह से ये क्वेश्चन का अगर एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में पूछा जाए तो स्टील ही आंसर देंगे हम लोग, बट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। ओके, यस यस सर, कॉपी हो गया। यस अब डिफॉर्मिंग एजेंट होता क्या है? देखो समझे बात को, मेरे पास ये रॉड है, मैं इसमें बहुत सिंपल सा डिफॉर्मेशन लगाने वाला हूँ। मैं इसको लेंथ के लॉन्ग खींचने वाला हूँ दो फोर्सेस से। ओके, कोई दिक्कत? यस सर, ये डिफॉर्म होगा। यस एक और रॉड है मेरे पास, बिल्कुल ऐसी है, बस थोड़ी पतली है। कौन सा रॉड ज्यादा डिफॉर्म होगा? ऊपर वाला कि सर नीचे वाला? पतला वाला पतला वाला रॉड ज्यादा डिफॉर्म होगा। क्यों ज्यादा डिफॉर्म होगा? क्योंकि पतला है ना। यस यस सर, सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का तो बेसिकली हम लोग जब डिफॉर्मिंग एजेंट के बारे में सोचते थे तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। बट इस केस में जब हम इसकी लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इकलौता फैक्टर नहीं हो सकता, क्रॉस सेक्शन एरिया भी फैक्टर है ना। डिफॉर्मिंग एजेंट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एरिया कम है तो डिफॉर्मिंग एजेंट ज्यादा है ना, डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा ना, तो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय यस एरिया। दिस इंप्लाइज जो डिफॉर्मिंग एजेंट है उसको हम लोग नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस। क्या डिफाइन करते हैं उसे? क्या नाम देते हैं उसको? स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस को हमने कैसे डिफाइन किया? दिस इज डिफाइंड एज फोर्स बाय फोर्स बाय एरिया। एरिया। अभी डिफॉर्मिंग एजेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में, उन सबकी जो डायमेंशंस होने वाले यही होने वाले, फॉर्मूला होने वाला यही होने वाला है, बट किस केस में वो किस तरीके से डिफाइंड है ये हम लोग आगे चल के इस चैप्टर में देखेंगे। ओके बेटा, एरिया कौन सा है यहाँ इस केस में, इस डायग्राम में कौन सा एरिया? तो सर ये वाला जो Cross क्रॉस सेक्शन section एरिया है ना, ये वाला एरिया, राइट। ओके, यस सर, यस क्योंकि यहाँ सर दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। हाँ, मैंने दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों पे फोर्स में इक्वल लगाता हूँ तो नीचे वाला जो रॉड है वो ज्यादा डिफॉर्म होगा, मतलब इसके ऊपर डिफॉर्मिंग एजेंट ज्यादा लग रहा है। सर नेट Yeah. फोर्स 0 नहीं हो जाएगा? हाँ, सर, नेट अच्छा आप फोर्स कह रहे हो इसके इधर और साथ- इधर फोर्स भी इक्वल लग रहा है। हाँ, उस पर आते हैं। देखो बेटा, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना है तो फोर्स हमेशा दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर आपने यहाँ फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ इधर फोर्स लगाया, तो क्या होगा? ये तो मूव कर जाएगा ना। यस सर, डिफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सर पकड़ के अनइक्वल फोर्स लगाएंगे ना। अगर अनइक्वल फोर्स लगाओगे तब भी मूव करेगा। हमें एक्सेलरेशन थोड़ा ना लाना है, हाँ, है ना। यस सर, यस वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के केस में भी सूडो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से भी डिफॉर्मेशन आएगा, वो अलग चीज है, बट वी डोंट नीड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ओके, इसलिए हम जब भी डिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग दोनों तरफ बराबर फोर्स लगा के ही बात कर रहे होंगे, ठीक है, ओके सर, हमेशा। चलो आगे बढ़े। यस सर, देखो भाई, स्ट्रेस 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडनल, पीछे वाला एक बार दिखाइएगा। ठीक है सर, हो गया। स्ट्रेस 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक शीयर होता है और एक वॉल्यूमेट्रिक होता है।
लॉन्गिट्यूडनल में आपका जो फोर्स है ये लेंथ के अलोंग लग रहा है, ओके, मतलब अलोंग द नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर, यस सर, शेयर में सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, देखो ऊपर वाले सरफेस पे इधर लग रहा है, नीचे वाले सरफेस पे इधर लग रहा है, ऐसा कभी सिनेरियो देखा है? यस कहाँ देखा? कपल फोर्स, कपल फोर्स तो ठीक बॉक्स है, को पचकाते हैं। बॉल को नहीं पचका नहीं रहे हम लोग, ऐसे सर, फोर्स नहीं लगा रहे हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। सर बहुत सारे एंगल नाइफ क्रिएट बनाने होगा, में यूज होता है। क्या होगा? सर एंगल क्रिएट होगा। हाँ, एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, जो फोर्स है ये टेंजेंशियल लग रहा है, इस फोर्स से क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, राइट? यस सर, इस फोर्स से क्या होगा, है ना? एक एंगल में डिफॉर्म होगा। हाँ Yes, देखो sir. वापस ध्यान दो, ऐसे होगा, राइट? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, क्लियर है ना एकदम? यस ये क्या है, शेयर है। यहां पे हम लोग शेयर स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे? शेयर स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए हम लोग ये वाला एरिया लेंगे, जिस सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगा है ना, वो वाला एरिया लेंगे। यहां पे शेयर स्ट्रेस कैसे हो जाएगा, ये वाला फोर्स बाय एरिया। यहां पे एरिया कौन सा होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, ओके बेटा? यस सर, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, ओके बेटा? यस यस सर, और वॉल्यूमेट्रिक के केस में क्या होगा, इस पे चारों तरफ से जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा ना, दिस प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेस। यस सर, ध्यान दीजिएगा, सर ये भी तो फोर्स बाय एरिया, ये भी तो स्ट्रेस है, नहीं सर, ये भी फोर्स बाय एरिया, ये भी स्ट्रेस है, नहीं, ये वाला स्ट्रेस प्रेशर, सॉरी गलत बोल गया सर थ्रस्ट बाय सर, ये वाला सर फोर्स बाय एरिया, इसको प्रेशर कह सकता हूँ क्या, नहीं कह सकता हूँ। ये भी फोर्स बाय एरिया, इसको प्रेशर कह सकता हूँ क्या, नहीं कह सकता हूँ। सर ये प्रेशर है, ये भी फोर्स बाय एरिया ही है, ये स्ट्रेस है, हाँ बिल्कुल सही है, ये स्ट्रेस है। समझ में आई बात? मतलब तीनों केस में फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया है, पर अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। इन दोनों को मैं प्रेशर क्यों नहीं कह सकता, समझो बात को। सबसे पहली बात, प्रेशर हमेशा कंप्रेस करता है ना, लिक्विड में। और प्रेशर में जो फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। तो सर यहां पे नॉर्मल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, पर कंप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, राइट? टेंशन लग रहा है एक तरीके से, हाँ या ना? यस सर, ये फोर्स ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में भी लग सकता है, उस केस में भी हम उसे प्रेशर नहीं कहते, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ से लगता है ना? प्रेशर के बारे में सिखाया था ना, प्रेशर हमेशा चारों तरफ से एक्ट करता है। यस अच्छा मैंने सिखाया नहीं, बट आगे सीखोगे, ठीक है? प्रेशर वो जो तो लिक्विड में भी। हाँ लिक्विड में प्रेशर चारों तरफ से एक्ट करेगा। जब चारों तरफ से प्रेशर एक्ट कर रहा होगा उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ओके? शियर का तो सिंपल सा है भैया, फोर्स सरफेस के टेंजेंशियल हो गया, इसमें तो कोई झमेला है ही नहीं, ये तो प्रेशर है ही नहीं, राइट? हाँ है ना? यस सर, ये तो थ्रस्ट ही नहीं है ना। ये वाला फोर्स इवन दो इट्स नॉर्मल, इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड नॉट अपोजिट डायरेक्शन टू नॉर्मल। जबकि प्रेशर में क्या होता है, फोर्स हमेशा नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? नॉर्मल डायरेक्शन में ही, पर अंदर की तरफ है, और यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये वाला तो प्रेशर नहीं है। पर सर अगर मैं फोर्स उल्टा लगाऊं तो क्या वो प्रेशर होगा? नहीं, क्योंकि वो जो प्रेशर वो चारों तरफ से एक्ट करना चाहिए, है ना? आप कह सकते हो फिर भी कि हाँ सर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे या इस सरफेस पे प्रेशर है, वो ठीक है, बट चलेगा। बट वी विल यूज अ बेटर टर्म फॉर दैट, स्ट्रेस, ओके बेटा? ये तीन अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हुए। तो सर जब मैं ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाऊंगा तो होगा क्या, बताओ क्या होगा? सर वो डिफॉर्म होगा। स्क्वीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना? यस सर, यस समझ में आया? यस सर, तो स्ट्रेस तीन तरीके के कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल में जो फोर्स होगा वो लेंथ के अलॉन्ग लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। उसकी वजह से लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? शियर के केस में फोर्स सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज सिंपली प्रेशर,
ओके, जो कि चारों तरफ से एक्ट कर रहा है। ओके बेटा, यस सर, यस सर, चलो कॉपी हो गया। यस सर, यस सर, अब देखो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे बना लेना, एक रेक्टेंगल बना लेना, उस पर फोर्स लगाओगे तो वो रेक्टेंगल थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, एंगल में बेंड हो जाए। है ना? समझ में आई यस बात? बाकी इसका डायग्राम बनाना तो आसान है ना? आगे बढ़े। यस यस सर, सर, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक है टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है, हमने अभी भी पढ़ा, एक ऑब्जेक्ट को हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, रॉड पे जब हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, रॉड की लेंथ इंक्रीज होगी, है ना? इस तरीके से कुछ, Yes, हाँ या ना? यस तो ये कौन सा स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल Tensile स्ट्रेस है, सेंसर टेंसाइल स्ट्रेस है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में से टेंसाइल स्ट्रेस है। अब देखो यार, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना? इसलिए ये अप्लाई करने का बेटर तरीका क्या होगा, इसका एक एंड फिक्स कर दीजिए। यस सर, अब अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो जो भी फोर्स आप यहाँ अप्लाई करोगे उस फोर्स को ये वाला जो रिजिड सरफेस है ये बैलेंस करेगा ना, अदरवाइज ये मूव कर जाएगा आगे, राइट? यस सर, सो व्हाट विल हैपन इज, आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो जितना ही फोर्स आप यहाँ अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स ये रिजिड सरफेस इधर जो वॉल है इधर फोर्स अप्लाई करेगा, और इसकी लेंथ कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होगी इसकी, सेंटर ऑफ मास राइट मूव करेगा, बट इक्विलिब्रियम में जाके सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। उस केस में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, डिफॉर्मेशन के दौरान कुछ और हो सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली ये वाला फोर्स उससे थोड़ा कम होगा, है ना? बट वंस द डिफॉर्मेशन इज कंप्लीट, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, उस केस में तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना ही पड़ेगा ना भाई। दूसरा कौन सा फोर्स कौन सा स्ट्रेस हो सकता है टेंसाइल के अलावा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं सर, ये क्या है? सर बस उसको कॉम्प्रेस कर देंगे। ये चीज क्या है भाई? हाँ? चलो ठीक है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना? कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, दोनों तरफ से टेंसल फोर्स। स्ट्रेंथ वाले को बोल दीजिए सर। टेंसाइल में बेटा फोर्स जो है ना लेंथ को इंक्रीज करने के लिए लग रहा है। आप समझिए ना, ऐसे फोर्स लगाओगे तो इस रॉड के अंदर एक टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा? यस सर, रॉड का ये वाला जो पार्ट है और रॉड का ये वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे को पुल करेंगे। यस सर। ये फोर्स और ये फोर्स भी इक्वल होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है ही है, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, राइट? यस है ना? सो ये तो इसलिए इस फोर्स को ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा, इस फोर्स को ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा, पूरे रॉड में टेंशन आ गया, आया कि नहीं आया? इसलिए इस तरीके के स्ट्रेस को क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ओके, और कंप्रेसिव में क्या होगा, यही फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा था ये अंदर की तरफ लगेगा, तो इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर, समझ में आया कि नहीं? यस इसकी लेंथ सर डिक्रीज हो टेंसाइल जाएगी। स्ट्रेस में आप जो बोले ना कि एक साइड अगर फिक्स रहेगा तो एक साइड में फोर्स ज़्यादा रहेगा, एक कम रहेगा, सर वो और एक बार बोल दीजिए। बेटा ये साइड फिक्स्ड है, जब तक इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर थी, सेंटर ऑफ मास यहाँ था मान लो, ठीक है? जब एक्सटेंड हुआ सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मूव करके इधर आया, तो सेंटर ऑफ मास मूव किया मतलब कि इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स से थोड़ा सा कम रहा होगा, तभी ना सेंटर ऑफ मास मूव करेगा बेटा। यस सर, पर पॉइंट ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग एक्सटेंशन, और उसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एक्सटेंशन का के दौरान क्या हो रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, समझ में आई बात? ओके सर, हमारे लिए एक इनिशियल स्टेज है, एक फाइनल स्टेज है, बीच में क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है।
तो वो जो फाइनल स्टेज है, उस फाइनल स्टेज में सेंटर मास फिर से रेस्ट पे आ चुका है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो चुका है। इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा ही होगा, है ना। ओके सर। चलो फिर अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ओके, जिसकी वजह से लेंथ डिक्रीज हो जा रहा है। अब अगेन दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाना मुश्किल है। यहां पे अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन इसके दो पार्ट करोगे तो क्या होगा, अगर रॉड के दो टुकड़े करते हो तो यहां पे फोर्स एफ इधर लगाया, यहां पे फोर्स एफ इधर लगाया, तो क्या होगा बेटा, इस पार्ट को ये वाला पार्ट धक्का मारेगा और इस पार्ट को ये वाला पार्ट धक्का मारेगा। इसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन आएगा। इसलिए स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, ओके, है ना। यस सर। Yes. ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स दोनों तरफ से इक्वल लगाना मुश्किल है, इसलिए बेटर उपाय क्या है, एक एंड को फिक्स कर दो और उसके बाद एक तरफ से फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, लेंथ इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। Yes. समझ में आई बात। यस सर। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, क्लियर है एकदम। यस Yes, sir. चलो अब एक थोड़ा सा चीज समझते हैं कि सर असली में स्ट्रेस का मीनिंग क्या है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम टर्म यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। यस सर। टेंशन कहाँ होता है, स्ट्रिंग के अंदर होता है। बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, वो तो हम पकड़ के खींच रहे हैं, तो मोस्टली नॉर्मल या फ्रिक्शन का कुछ रिजल्टेंट होगा, है ना। Yes. पर टेंशन कहाँ है, स्ट्रिंग के अंदर है। वैसे ही स्ट्रेस कहाँ होता है, मटेरियल के अंदर होता है। हम बोलते हैं स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल। समझ में आई बात। यस सर। Yes. हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल। हम फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्म यूज कर सकते हैं स्ट्रेस अप्लाइड, बट ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं स्ट्रेस अप्लाइड कितना है, बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल, वो ज्यादा सही टर्म है, ओके बेटा। Yes. यस सर। सो अब मतलब कि स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो रहा है, मटेरियल के अंदर। तो मतलब मटेरियल के जो इंटरनल फोर्सेस जो है ना, उससे स्ट्रेस रिलेटेड है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंटरनल फोर्स आ रहा है, वो एक अलग चीज है, पर स्ट्रेस ट्रूली डिफाइंड कैसे, इंटरनल फोर्सेस के हिसाब से डिफाइंड है, ओके। इसको समझने के लिए एक काम करो, एक डायग्राम देखो। ये मेरे पास एक रॉड है जो कि इस एंड पे फिक्स्ड है कंक्रीट वॉल से, ठीक है। ये रिजिड कंक्रीट वॉल है, ये मूव नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया है एफ, तो मैंने ये फोर्स एफ लगाया तो सही, पर होगा क्या इससे। अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में पूरे के पूरे सरफेस पे एक फोर्स प्रेशर जैसा फील आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। क्या है कि ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है, जो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है, लेफ्ट वाला सरफेस बोलो, लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और जो राइट वाला पार्ट है उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। Yes. ये जो फोर्स यहां पे हम भले ही एक पॉइंट पे लगाएं, आप बोलोगे सर मैंने पूरे सरफेस, कई बार क्योंकि आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, सर मैंने जो फोर्स अप्लाई किया ना सर, वो पूरे सरफेस पे अप्लाई नहीं किया सर, मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे खींच दिया। कर सकते हो ना कि सर मैंने यहाँ पे एक हुक लगाया Yes, और sir. हुक को पकड़ के खींचा, तो सर पूरा एरिया क्यों यूज करूं मैं, सिर्फ हुक का एरिया, मुझे हुक का एरिया यूज करना चाहिए कि पूरा एरिया यूज करना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। यस सर। द थिंग इज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड इन कि अंदर क्या हो रहा है, मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है। और मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, तो सर मटेरियल के अंदर ये जो फोर्स है पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो है ना, ये वाला आप एरिया यूज करोगे और ये वाला फोर्स यूज करोगे जो मटेरियल के अंदर लग रहा है। इस केस में क्योंकि इक्विलिब्रियम है, हम कह सकते हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो, ओके। हम ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं जिसमें अंदर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स से थोड़ा डिफरेंट हो जाए। समझ में आई बात। सर ये समझ में नहीं आया। अरे यार, अंदर जो टेंशन है ना, वो बाहर के टेंशन से डिफरेंट हो सकता है अगर स्ट्रिंग मासलेस ना हो तो, है ना। Yes, sir. यस सर। समझ में आई बात। सो यस सर। हमारा रॉड मासलेस नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अंदर का जो टेंशन है वो बाहर वाले फोर्स से डिफरेंट हो जाए। उस केस में स्ट्रेस कैसे डिफाइंड होगा, ये वाला फोर्स बाय एरिया,
ये वाला फोर्स और ये वाला एरिया लोगे और आप लिखोगे स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके बेटा, ओके सर। ये वाला फोर्स नहीं लोगे। मान लो ये F1 है और लेट से ये F2 हो गया, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, F2 बाय एरिया हो जाएगा। ओके, अब अगर ध्यान दीजिएगा, जो मैसिव स्ट्रिंग था उसमें आपको याद होगा कि इधर का टेंशन और इधर का टेंशन अलग हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो उस केस में हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है बेटा, खैर वो जब आएगा तब की बात है, अभी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये ऑब्वियसली अगर दो तरीके के स्ट्रेस थे, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन भी दो तरीके के होंगे, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। कंप्रेसिव। सॉरी, दो था ना, टेंसाइल स्ट्रेस था और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस था। कंप्रेसिव। तो यहाँ पे भी स्ट्रेन भी दो तरीके के होंगे, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इस पे हमने फोर्स लगाया, इसकी लेंथ हो गई इंक्रीज, कुछ इस तरीके से, है ना? तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या जो स्ट्रेन होता है, ये क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। फोर्स कुछ नहीं था, स्ट्रेस क्या था? मेजर ऑफ डिफॉर्मिंग एजेंट। डिफॉर्मिंग एजेंट का मेजरमेंट क्या है? स्ट्रेस है। ओके, डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट क्या है? स्ट्रेन है। Strain. ओके बेटा, डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट क्या है? स्ट्रेन है। सो हमारा ये रॉड है जिस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो डिफॉर्मेशन कितना हुआ? मान लेते हैं ये इसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, और नई लेंथ जो है वो कितनी हो गई? L हो गई, या उसको लिख सकता हूं L इज इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L। ओके, चलेगा? यस सर। ये डेल्टा एल जनरली बहुत छोटा होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग मोस्टली अबाउट स्टील एक्सेट्रा। तो डेल्टा एल जो है वो L0 के मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो L और L0 ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, डिफरेंस इज स्मॉल, डेल्टा एल। ओके, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट डेल्टा एल। सो मुझे बताइए, डिफॉर्मेशन ये डेल्टा एल है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो स्ट्रेन सर। को मैं डेल्टा एल बोल दूं क्या? नहीं, समझिए बात को। मेरे पास दो रॉड्स हेलो हैं। सर। हाँ बेटा, सर ये जो स्ट्रेन और स्ट्रेस का मेजरमेंट है, ये कि मतलब ऑब्जेक्ट जब कोल्ड होता है उस समय की मेजरमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई हीटेड ऑब्जेक्ट हो तब भी? बेटा टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हम लोग, इस प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? ओके सर। देखो भाई, अगर हमारा डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट चेंज इन लेंथ है, तो सोचिए मेरे पास दो रॉड्स हैं, एक 100 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर का। इसको मैंने, इसकी लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी बाय 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी मैंने इंक्रीज कर दी 1 सेंटीमीटर से। तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों में डिफॉर्मेशन इक्वल आया है? यस सर। 100 से बढ़ के 101 हो जाए और 10 से बढ़ के 11 हो जाए, तो क्या डिफॉर्मेशन बराबर है? नहीं है ना भाई। फिर तो ऐसे तो अब, अच्छा चलो 100 से 101 हो जाए और 1 से 2 हो जाए, बराबर है? No, sir. नो सर। नहीं ना। सो ये जो आप स्ट्रेन जो हम बोल रहे हैं, वो जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो हम सिर्फ डेल्टा एल से मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड स्ट्रेन यूज करते हैं। ये कितना होगा? ये होगा सर डेल्टा एल बाय L0। ओके, यस Okay. सर। देखो बेटा, आप मेरे को आप बार बार पूछ रहे हो टेम्परेचर के बारे में, मेरे से बार बार पूछ रहे हो। देखो, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होती है, उसको हीट करने से भी उसकी लेंथ बढ़ सकती है, वो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे, या शायद आपने पढ़ भी लिया हो, मुझे नहीं मालूम। और उसकी लेंथ फोर्स लगा के भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं।
दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी आएगा, मतलब रिलेशन नहीं आएगा, एक दूसरे का कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो और फोर्स भी लगा रहे हो, उसको भी हम किसी एक चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उसको थर्मल एक्सपेंशन में ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सो मेरे पास है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, उसमें टेंसाइल स्ट्रेन आ गया डेल्टा एल बाय एल नॉट। ये ऑब्वियसली मेजर करने में ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि थोड़ा लेंथ इधर बढ़ा थोड़ा लेंथ उधर बढ़ा, उसमें भी दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, झमेला है। इसलिए बेटर क्या है, एक एंड फिक्स करो, दूसरे एंड पे फोर्स लगाओ। अब लेंथ चेंज करेंगे तो बड़ी इजीली चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा एल, और ये हो गया क्या आपका एल नॉट। ओके, ऑटोमेटिकली इस फोर्स को यहाँ का फोर्स बैलेंस कर देगा, हाँ है ना, कोई दिक्कत? No, sir. सेम कैन बी सेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन, है ना। यहां क्या था, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां थोड़ा सा ना साइन कन्वेंशन में इशू आता है। ये एल नॉट है और ये आपका डेल्टा एल नॉट है। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एल नॉट तो नेगेटिव होना चाहिए ना बेटा, तो आपका जो स्ट्रेन है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा एल तो नेगेटिव होगा ना बेटा यहाँ पे, है ना। Yes, sir. कम हो गया पहले। यस सर। तो आपका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से Del- रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Epsilon. एप्सिलॉन। ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा अब रिवाइज हो रहा है। हाँ, तो एप्सिलॉन जो है वो क्या है, डेल्टा एल बाय एल नॉट है, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एल निगेटिव हो जाएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेन निगेटिव आ जाएगा, है ना। पर ऐसा हम लोग यूज नहीं करते इसे। हमारे मैथमेटिकली हमें फायदा होगा अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेन को नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं, तो सच बता रहा हूँ फायदा होगा। बट भगवान जाने क्यों ये नॉर्म नहीं है। हम लोग चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेन हो, हम लोग उसे पॉजिटिव ही रिपोर्ट करते हैं। ओके, समझ में आई बात। यस सर। ऑल्दो अगर हम लोग ये चीज बोल दें कि भैया ये वाला जो फोर्स है पॉजिटिव है, ये वाला फोर्स नेगेटिव है, क्योंकि अगर इस फोर्स को पॉजिटिव बोलोगे तो इसको नेगेटिव बोलना चाहिए ना। Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली Yes, sir. कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब नेगेटिव स्ट्रेन। ओके, एंड उस केस में डेल्टा एल नेगेटिव आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी नेगेटिव हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी नेगेटिव हो गया, सब कुछ बढ़िया सा फिट हो जाएगा। पर भगवान जाने क्यों इस कन्वेंशन को कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। मैं जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं यही कन्वेंशन लेके काम करता हूँ, मेरे को बहुत सारी जगहों पे बहुत फायदा होता है। बट मैं बात ये कि सब्जेक्टिव पेपर में आप ये कर नहीं सकते, इसलिए मैं आपको वो अभी सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। बस आपको बता तो दिया, हर जगह पॉजिटिव ही ले। हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, इस फोर्स को भी पॉजिटिव लेते हैं, इस फोर्स को भी पॉजिटिव लेते हैं, हम इस स्ट्रेन को भी पॉजिटिव लेते हैं, हम इस स्ट्रेन को भी पॉजिटिव लेते हैं। तो इससे क्या है कि कभी अगर आपने टेंसाइल सोच के क्वेश्चन सॉल्व किया और कंप्रेसिव आ गया ना, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वहां पे अगर नेगेटिव आया तो कंप्रेसिव हो जाएगा। ओके, Yes, sir. हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनाना ही बड़ा मुश्किल है जिसमें साइन कन्वेंशन का इतना मारा मारी हो इस स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन चैप्टर में, बट फायदा होता है। बनाना मुश्किल नहीं, इनफैक्ट आगे आ गया, सॉरी वो तो थ्योरी का पार्ट है जिसमें आएगा ऐसा ऐसा केस। पर जो भी है, समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर। देखो क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, रॉड है, रॉड के ऊपर फोर्स लगाया, रॉड की लेंथ एक्सटेंड हो गई, है ना। समझ में आ रही बात। Yes, sir. ये जो एक्सटेंशन आया है जिसको हमने डेल्टा एल बोल दिया है, और ये आपकी जो ओरिजिनल लेंथ जिसको हमने एल नॉट कह दिया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। No, sir. सिंपल है ना, इसको हाँ, कॉपी सर। करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अगला है हमारा शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक सिंपल सा क्यूब है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, है ना। तो ये Yes, वाला sir. फोर्स अपॉन ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे,
स्ट्रेस कहेंगे। ओके, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर चला गया ना, डिस्प्लेस हो गया ना डेल्टा एक्स से, और इसकी हाइट लेट से वाई है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय वाई। ओके, समझ में आई बात? स्ट्रेन तो डेल्टा एल बाई एल नॉट होता है ना। यहां पे बेटा डेल्टा एल बाय एल नॉट तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, राइट। यहां पर कैसे डिफाइन करोगे, हाइट बढ़ते बढ़ते एक्स बढ़ रहा है ना, डेल्टा एक्स बढ़ रहा है ना, यस सर। तो डेल्टा एक्स अपॉन हाइट करोगे ना इस केस में। ओके सर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा विच इज अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ओके, आप ये डायग्राम बनाने जाओगे बहुत झमेला होगा, तो आप क्या बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगाया और ये इस तरीके से रिफॉर्म कर गया। ओके, नीचे वाला एंड फिक्स था, ऊपर वाला एंड मूव कर गया। तो ये जो एंगल है क्या है, थीटा है, ये वाई है और ये डेल्टा एक्स है। ये क्या है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सर ऊपर वाला दोनों कर ली हम्म, सर, दोनों ड्रॉ कर ली। अरे इसको कर लो ना, उसको ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो ऊपर वाला एरिया ये ए है, ठीक है, ये वाला एरिया ए नहीं है। ओके बेटा, यस सर। जिस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, वो वाला एरिया लेना है। सर क्या बोले सर? जिस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो वाला एरिया लेना है, इस सरफेस का एरिया लेना है, ये वाला एरिया नहीं लेना है। ओके, ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया है। ओके भाई दोनों ओके तो सर। सेम ही है ना। बेटा, जरूरी थोड़ा है यार, ये हो सकता है ये हाइट ज़्यादा हो इस विड्थ के मुकाबले, ये वाई डब्ल्यू से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस Yes, सर, sir. पर इस केस में तो बस एरिया सेम है। क्यों, मैंने कब कहा कि वाई और डब्ल्यू बराबर है? कहीं बोला है? नो सर। तो फिर ये जो सामने वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है, y इंटू एक्स, और ऊपर वाला एरिया कितना है, w इंटू एक्स। समझ में आया? यस सर। यस सर डन। डन, समझ में आ गया पूरा शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? यस सर। यस सर। ओके, अगला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा? इज नथिंग बट प्रेशर। प्रेशर। सर वो एंगल को बीटा भी बोलते हैं। बीटा बोल दो, थीटा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो, इसको चारों तरफ से हमने, इसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगाया, क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, राइट, है ना? यस सर। देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी हो गया, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट होगा। यस सर। ओके, सो आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय वी नॉट, है ना? यस सर सर। इसमें माइनस नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा,
यहां पर भी Negative देखिएगा quantity. ये जो चीज है ना ये नेगेटिव है, यस सर. राइट. देयरफॉर आपका जो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये गलत है. ये कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट होगा. ओके, यस सर. समझ में आई बात? तो इसमें सिग्मा कितना है? प्रेशर के बराबर. और एप्सिलॉन कितना है इसमें? हालांकि सिग्मा एप्सिलॉन यूज नहीं करते बट मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट है. ओके, हालांकि बुक में कभी माइनस डेल्टा वी लिखा हो मिलेगा नहीं आपको, हमेशा लिखेगा डेल्टा वी बाई वी नॉट, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना, ये जो वॉल्यूम है डेल्टा वी है. अब यार मतलब मैं डेल्टा का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल. आपने इनिशियल माइनस फाइनल करके डेल्टा भी डिफाइन अपने मन से बोल दिया, फिर कुछ भी चले पड़ा है, बाद में मैं मैथ्स कैसे लगाऊंगा, यस सर. है ना? इसलिए यहां पर तो बेटा मैं बोल रहा हूं आप माइनस डेल्टा भी लिखो तो लिखो, भले ही बुक कुछ भी बोले. ओके बेटा? सर इसे एक बार रिपीट सर कर बट दीजिए. न्यूमेरिकल के टाइम में माइनस लिखे या प्लस? हाँ ठीक है. सर हाँ, इसे रिपीट कर दीजिए, मैं निकल गया. मैं कह रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम में जो डिक्रीज आया ना, एक्चुअली वॉल्यूम में डिक्रीज को डेल्टा वी लिख बोलते हैं. लेकिन यार डिक्रीमेंट को हम कभी डेल्टा वी डिफाइन करेंगे तो मैथ्स लगाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस सर. इसलिए क्या लेंथ में क्या हम लोग थोड़ा सा हमें साफ साफ दिखता है, हम एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, कि लेंथ में डिक्रीज को भी अगर डेल्टा एल बोल दिया है तो हम लोग जैसे वहाँ पे शेयर स्ट्रेन के केस में हम लोग एडजस्ट कर ले रहे थे. पर वॉल्यूम में क्या है कि कई बार आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कई बार आप गैस के लिए बात कर रहे होगे. ठीक है, तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है. इसलिए वहाँ तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड है जो फॉलो कर रहे हैं लोग, हमने फॉलो कर लिया. यहाँ तो करेंगे, अगर आप स्टैंडर्ड कन्वेंशन को फॉलो तो आप पक्के से कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे ही करेंगे. इसलिए इट्स बेटर कि आप अपने दिमाग में बिठा लो, स्ट्रेन जो है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट है, डेल्टा वी बाई वी नॉट नहीं है. ओके, ये जो डेल्टा वी है नेगेटिव है. ओके बेटा? सर न्यूमेरिकल करने के टाइम में पॉजिटिव ले या नेगेटिव? नहीं लेंगे नेगेटिव, जो मैं बोल रहा हूँ वो लोगे. ओके सर. ठीक है, स्ट्रेन को डिफाइन करोगे माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट, अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, और इनफैक्ट स्ट्रेस जो ना प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर ऑब्जेक्ट पे लग ही रहा है ना? ये भी प्रेशर नहीं है. स्ट्रेस कितना है? चेंज इन प्रेशर, डेल्टा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने अप्लाई किया उसकी वजह से ना वॉल्यूम घटेगा. यस सर. तो इसलिए आप जब इनके बारे में बात करोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, सो आप सिग्मा को क्या लोगे? डेल्टा पी लोगे. क्या लोगे? डेल्टा पी. जो भी पहली जिस भी प्रेशर पे वी नॉट वॉल्यूम है उसके मुकाबले कितना प्रेशर इंक्रीज किया है वो आपका स्ट्रेस है. ओके, ओके सर. मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक पत्थर रखा हुआ है ग्राउंड पे, उसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसके बाद बोला उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया इतनी डेप्थ पे, तो आप अंदर का प्रेशर निकाल सकते हो ना. अंदर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, वो चेंज इन प्रेशर है, वही आपका स्ट्रेस होगा. ओके, उससे आपको डेल्टा वी मिलेगा. ठीक है, यस सर. समझ में आया कि नहीं? यस सर. चलो ऐसा नहीं है सर मुझे. लेट्स से, देखो बात समझो. लेट्स से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वी नॉट एट पी नॉट एंड वी एट पी. ओके, तो आप बोलोगे स्ट्रेस इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट, दैट इज डेल्टा पी, एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट नहीं होगा, बल्कि माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट होगा, क्योंकि दिस इज माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट. ओके, समझ में आया? ये आप यहां कॉपी कर लीजिए इसके नीचे. क्या बोल रहे हैं? पी नॉट प्रेशर पे वी नॉट वॉल्यूम है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट ले लिया मैंने, प्रेशर को पी नॉट से इंक्रीज करके पी ले गया, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया? डेल्टा पी. इसी चेंज इन प्रेशर की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना बेटा. वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चेंज इन प्रेशर. पूरा पी थोड़ा है,
पी नॉट से जो पी में इंक्रीमेंट आया वो ना चेंज इन प्रेशर है ना रिस्पॉन्सिबल। सो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पी माइनस पी नॉट हो जाएगा। अगर आप पी नॉट यस को सर। जीरो ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पी नॉट अगर जीरो लेके अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है सो देन गो विद दिस। सो पी माइनस पी नॉट इज डेल्टा पी। और स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं है, माइनस चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो माइनस लगा दिया, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, यस सर। इसीलिए उसी को सिंपल से तरीके से हम ये बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये हो गया आपका तीसरे तरीके का स्ट्रेस और स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हुक्स लॉ। हुक अंकल ने क्या कहा, हुक अंकल ने सीधे सीधे बोला स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन और सिग्मा इज प्रपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं मतलब बेसिकली उसने क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में उसने एक ग्राफ बनाया। तो ही फाउंड दैट द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो दैट मीन्स कि स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बढ़े आगे। यही है हुक्स लॉ, और कुछ नहीं है। सर पर ये आगे जाके ट्रू नहीं था। वो आगे चल के जो आएगा आगे चल के पढ़ेंगे। यस सर डन। तो यहां पर फिर हमारे पास आता है एक नया चीज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। बेसिकली हुक के बाद आया था न्यूटन, न्यूटन के कुछ सालों बाद आया था यंग। ओके, यंग भी बड़ा ही जबरदस्त साइंटिस्ट था, बहुत ही जबरदस्त काम किया उसने। हुक के बारे में कहते हैं कि हुक ने शायद न्यूटन का काम चुरा लिया था, मतलब न्यूटन ने जो काम किया था उसका क्रेडिट चुरा लिया था। तो वी डोंट नो कितना सच है कितना गलत है, बहुत पुरानी बात है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। पर जो भी है, यंग ने हुक्स लॉ को आगे बढ़ाया। उसने क्या कहा, मेरे पास ये एक रॉड है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ, तो ये रॉड एक्सटेंड हो गया, है ना। उसी के ऊपर अगर मैं फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगा दूं तो इसकी रॉड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है ना। Yes, यहां sir. पर ये डेल्टा एल है, ये एल नॉट है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहां पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये लेंथ एल नॉट थी और अब डेल्टा एल से लेंथ डिक्रीज हो गई है। उसने कहा कि यहां पर स्ट्रेस कितना है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाय एल नॉट। और ये हम दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसे कैसे दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट, है ना। यस सर। ये बात और है कि असली में हमें ये वाला फोर्स नेगेटिव लेना चाहिए, ये वाला डेल्टा एल ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ ही जाएगा। पर हम लोग करते क्या है, नहीं डेल्टा, इस डेल्टा एल को भी पॉजिटिव लेते हैं, इस एफ को भी पॉजिटिव लिखते हैं, और उसका जबरदस्ती टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस कर करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई डोंट लाइक इट, बट दिस इज हाउ वी डू इट। और ऐसा नहीं है कि आगे हमेशा ऐसा करते रहते हैं, शुरुआत में ऐसा करते हैं, फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है ना हमें, तो हम वही करते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ। कॉलेज में के लेवल पे जाके जब हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं हम इस फोर्स को हमें नेगेटिव और डेल्टा एल को नेगेटिव लिखें, तो हम वो करना शुरू भी कर देते हैं। ठीक है, सो इट्स ओके कि अगर आप इस फोर्स को नेगेटिव और इस डेल्टा एल को नेगेटिव लिखो तो। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। उसने कहा कि भैया हुक अंकल आपने ये तो बता दिया कि सिग्मा इज प्रपोर्शनल टू एप्सिलॉन, पर टेंसाइल स्ट्रेस के केस में
एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होती है ना, वो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस y इनटू एप्सिलॉन। पापा और टिकते निकाल दो, पापा और टिकते निकाल दो। ठीक है, ये y क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। ओके, सो अगर मैं अपना जो मैं साइन कन्वेंशन बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं उस कन्वेंशन पे चला जाऊं कि ये डेल्टा एल नेगेटिव है और ये फोर्स भी नेगेटिव है, तो मैं पता क्या बोल सकता हूं, मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं सिग्मा कितना था मेरा, फोर्स बाय एरिया is equal to Young's modulus times delta L by L naught. Now let's say this delta L is equal to x. Okay, this delta L is minus x, this force is negative, है ना। यस सर। तो खैर ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन कितना है, डेल्टा एल बाय एल नॉट, डेल्टा एल को क्या लिख रहा हूँ, एक्स बाय एल नॉट। दिस मीन्स फोर्स इज इक्वल टू ए वाई बाय एल नॉट इंटू एक्स, राइट। और ये कौन सा फोर्स है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। यस सर। यस सर। अगर मैं फोर्स, ये क्या है, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन द रॉड है, अगर मैं बोलूं फोर्स बाय रॉड ऑन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स बाय रॉड कितना हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस यस सर। ए वाई बाय एल नॉट इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो दिस इज बेसिकली ए स्प्रिंग। ओके, एक्चुअली Yes, sir. आपका जो हुक्स लॉ था वो क्या है, वो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही है। स्प्रिंग का जो लॉ है ना वो हुक्स लॉ ही है। ओके बेटा, समझ में आया। सर ये सिर्फ स्प्रिंग के लिए एप्लीकेबल है या फिर ये रॉड, हर हम कोई- ये कह रहे हैं कि जो रॉड है ना ये अल्टीमेटली स्प्रिंग बन गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ए वाई बाय एल नॉट है। ओके सर। समझ में आया। यस सर। यस कॉपी कर लो। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना सारे। यस सर। यस सर हो गया। हो गया, यस सर। चलो अगला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, सर एक बार शो कीजिए सर सर। वाई से। क्या क्या बोल रहे हो बेटा। नहीं सर, प्रीवियस पेज शो करना बोल रहे थे। यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, वाई से रिप्रेजेंट किया। कॉपी हो गया आपका। यस सर हो गया। अगला हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा से। ऑब्वियसली दूसरी टर्म से यूज होती है, कई लोग म्यू यूज करते हैं, मैं म्यू कहीं और यूज करता हूँ, कई लोग एक और क्वांटिटी आएगी बाद में उसके लिए सिग्मा यूज करते हैं, मैं वहां पर म्यू यूज करता हूँ। ओके, क्योंकि अगर मैं वहां पर सिग्मा यूज Yes, करूंगा sir. तो स्ट्रेस के लिए क्या यूज करूंगा, ऐसे बड़े झमेले हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक अपने दिमाग में बिठा लो, बाकी बुक में बाकी जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ईटा है।
ये कैसे डिफाइंड है? इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। 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 ईटा पत्थर वाला ईटा होता है ना, वो बस। ठीक है, तो अब देखो ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। यहां पे हम लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया, इस तरीके से डिफॉर्म हो गया, ये वाला एरिया ए था, है ना? तो आपका शियर स्ट्रेस कितना है? फोर्स बाय एरिया। शियर स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एक्स बाय वाई। मैं डेल्टा एक्स बाय वाई इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे बोलते हैं कि डेल्टा एल बाय एच या कुछ ऐसे बोल देते हैं, राइट? तो उसमें कंफ्यूजन होता है, एल क्या है एच क्या है। डेल्टा एक्स बाय वाई में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर। बुक्स में जनरली डेल्टा नहीं एक्स बाय वाई यूज नहीं करते, पता नहीं क्यों, पर ये आसान पड़ता है मेरे को, मेरे ख्याल से। तो एप्सिलॉन कितना है? डेल्टा एक्स बाय वाई। सो यहाँ पे भी सिग्मा इज इक्वल, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आएगा, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिग्मा इज इक्वल टू ईटा टाइम्स डेल्टा एक्स बाय वाई। सिग्मा क्या था? फोर्स बाय एरिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, पिछले वाले का नाम क्या था? यंग्स मॉड्यूलस। इसका नाम क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकते, ओके? ओके सर। यस नाम ही, सर। नाम में मॉडुलस लगा दिया, यस सर। ताकि अगर आप मैथ्स लगाते वक्त कहीं आपने अगर गलत कन्वेंशन यूज कर भी लिया तो आपको, आपका ऑटोमेटिकली ये ईटा या वाई नेगेटिव हो जाए और आपको समझ में आ जाए आपने कुछ साइन कन्वेंशन में गड़बड़ करी है, राइट? यस सर। आगे बढ़े। सो वेट। आप ऐसा डायग्राम बना नहीं पाओगे तो आप क्या बनाओगे? ठीक है, यस सर, यही वाला बना। obviously this is equal to tan theta or approximately equal to theta, right? Because these deformations are going to be small. जो भी डिफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सब छोटे होने वाले हैं, तो सब पे वो छोटे वाले अप्रोक्सीमेशन काम करेंगे, ओके? ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यस, लिमिट सर। एक्स टेंड्स टू 0। सर यही चैप्टर अभी चल रहा है हमारे स्कूल में भी। ठीक है। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? यस यस सर। सो सर। वी हैव कंप्लीटेड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आता है बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस में क्या है? ये से फोर्स लगाएंगे, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो मतलब तीनों अलग अलग स्ट्रेस के लिए तीनों अलग अलग हाँ हाँ, यहाँ पर क्या है? सिग्मा है आपका डेल्टा पी, और आपका एप्सिलॉन कितना है? कितना एप्सिलॉन? सर माइनस डेल वी बाय वी। माइनस डेल्टा वी बाय वी, राइट? सो डेल्टा पी is proportional to minus delta v by v, which means delta p is equal to some constant bulk modulus b into minus delta v by v, okay? और इसको याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय डी वी। डिफ्रेंशिएशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ओके? यस। ये ऐसे याद, ऐसे जरूर याद होना चाहिए, और किसी तरीके से याद हो चाहे ना हो। बी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी, क्योंकि ये गैस में भी यूज होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में रियल गैस पढ़ा था? सर अभी काइनेटिक नहीं थ्योरी सर, अभी नहीं स्पेस ऑफ मैटर अभी नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा।
यस सर हो गया। हो गया? चलो सर एक यस सर हो गया। हो गया? चलो अगला टर्म है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। ये कुछ नहीं होता है, इसको हम K से या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? हम लोगों ने जब ये पढ़ा था ना रियल गैसेस, उस वक्त हमें कंप्रेसिबिलिटी पता ही नहीं थी, और उसमें कंप्रेसिबिलिटी के ग्राफ बने होते हैं रियल गैस में, समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है ये। तो वो जो कंप्रेसिबिलिटी को वहाँ पर केमिस्ट्री में Z से यूज रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे हम लोग जनरली K से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो K है ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये बता रहा है कि किसी गैस को कंप्रेस करना कितना आसान है। ओके, है ना? समझ में आई बात? यस सर। यंग्स मॉडुलस क्या बता रहा है, किसी चीज को एक्सटेंड करना कितना मुश्किल है। ध्यान दीजिएगा, यंग्स मॉडुलस में क्या लिखा था कि सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। छोटे से स्ट्रेन के लिए कितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, ये यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? यस अगर यंग्स मॉडुलस बढ़ाओगे तो ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? है ना? यस तो ये यंग्स मॉडुलस क्या बता रहा है कि किसी चीज को में एक एप्सिलॉन प्रोड्यूस करना, एक स्ट्रेन प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल है, उसके लिए कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बता रहा है कि ईटा को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। यस सर। यस सर। तो किसी चीज को डिफॉर्म करना कितना मुश्किल है ना, उसके लिए कितना ज्यादा डिफॉर्मिंग एजेंट अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मेजर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉडुलस क्या है, ध्यान दीजिएगा, कितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो एक फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आएगा, राइट? तो किसी चीज का वॉल्यूम डिक्रीज करना या किसी चीज को कंप्रेस करना कितना मुश्किल है, ये क्या है, बल्क मॉडुलस है। ओके बेटा, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। मतलब फॉर सेम डीवी अगर बल्क मॉडुलस को इंक्रीज करोगे तो डीपी बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ना। सो किसी चीज को कंप्रेस करना कितना मुश्किल है, ये क्या बता, ये इसका मेजरमेंट क्या है, बल्क मॉडुलस। किसी चीज को एक्सटेंड करना कितना मुश्किल है, इसका मेजरमेंट क्या है, यंग्स मॉडुलस। किसी चीज को डिफॉर्म करना कितना मुश्किल है, इसका मेजरमेंट क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है? नाउ कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कि किसी चीज को कंप्रेस करना कितना आसान है, कितना कंप्रेसिबल है। नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो K क्या होता है, सिंपली 1 बाय बल्क मॉडुलस। दिस इज इक्वल टू माइनस V dP बाय dV उल्टा, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। आसान है कि इजी है? इजी। आसान है। ठीक है, कॉपी कर लो। यस सर हो गया। चलो अब बात करते हैं इलास्टिसिटी कर्व की, मतलब कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। सर एक बार पिछला पेज दिखाइए। एक लाइन कॉपी करने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को? सर अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा था। ठीक, ये Z बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप जब वहां पढ़ने जाओ ना रियल गैसेस, तो उसमें आपको कम से कम, रियल गैस अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां पे कम से कम एक स्ट्रेस कम हो आपको। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। सर फिजिक्स में जेड नहीं यूज करेंगे? यही यूज करते हैं जनरली हम लोग, Z यूज कर सकते हो, उसमें क्या है, कुछ भी यूज कर सकते हो, बगल में लिखते ना Z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, हो गया, है ना? ओके सर। सिंबल्स का तो वही है ना कि अगर आप स्टैंडर्ड सिंबल यूज नहीं कर रहे हो तो बस बगल में टेबल बना दो, राइट? यस सर।
अगला क्या है, इलास्टिसिटी कर्व। अब देखिए इलास्टिसिटी कर्व जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी जो कर्व पढ़ाने वाला हूँ, वो बेसिकली मेटल्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? मेटल्स के लिए है और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए है। ठीक है, कंप्रेसिव का भी सिमिलर होगा बट बनाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग क्या करते हैं, मेटल का एक रॉड लेंगे, उसको ऊपर से और नीचे से एक बहुत ही हेवी मशीन उसको पकड़ लेगी और ऐसे करके खींचेगी। ठीक है, कंप्रेस करने में क्या दिक्कत है ना कि वो मुड़ सकता है, बेंड हो सकता है, राइट? यस सर इसलिए उस केस में ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल है ना? हाँ है ना? हालांकि वो भी करते हैं, यस उसके लिए भी सर मशीन्स आती हैं वो, लेकिन वो हम लोग जनरली, मैं क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग में जनरली वो कंप्रेशन वाला टेस्ट किसके ऊपर करते हैं? आपके कंक्रीट के ऊपर। और खींचने वाला टेस्ट किसके ऊपर करते हैं? रॉड के ऊपर, क्योंकि बिल्डिंग में दो चीज़ यूज होती है ना, रॉड और कंक्रीट, राइट? कंक्रीट। तो रॉड को खींच के देखते हैं और कंक्रीट को दबा के देखते हैं, क्योंकि रॉड का काम होता है कि खींचने पे ना टूटे और कंक्रीट का काम होता है दबाने पे ना टूटे। ओके, इसलिए दोनों चीज़ें यूज होती हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। सर ठीक है। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब हमने कर्व ड्रॉ किया है फॉर सम मेटल्स, स्टील का, खासतौर से ये स्टील का कर्व है, तो द कर्व लुक्स समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? यस यस सर। शुरुआत में तो वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आगे जाके कुछ वाले बताए आगे करके झोल झाल हो गया, राइट? हुआ कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? ये वाला पॉइंट ए, बी, सी, डी, मैं बस नाम पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कौन सा पॉइंट क्या है। ये जो पॉइंट ए है, ए तक देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना? यस यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ए को क्या बोलते हैं? अरे यार ये, चलो ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या फिर हुक्स लिमिट, क्योंकि यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। ओके, यस सर। ये जो पॉइंट बी है, ए से बी के बीच में ग्राफ लीनियर नहीं है, हल्का कर्व आ चुका है। बट क्या होता है कि अगर आप रॉड को एक्सटेंड करो और ए को पार करके बी तक भी ले जाओ, उसको वापस छोड़ोगे तो फिर से रॉड अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, यहां Yes, तक sir. रॉड आपका पूरी तरीके से इलास्टिक है, इसलिए बी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं। दिस इज द पॉइंट आफ्टर विच परमानेंट डिफॉर्मेशन इज सेट इवन आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस। मतलब पॉइंट बी को अगर आप पार कर गए, फॉर एग्जांपल लेट्स से सी तक चले गए, तो अगर आप स्ट्रेस को हटा भी दोगे धीरे धीरे करके, तो यू विल फाइंड कि देयर विल बी सम परमानेंट सेट, मतलब एक स्ट्रेन परमानेंट रह जाएगा, मतलब उसका लेंथ जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। इसका ये जो Yes, पॉइंट sir. सी है ना, ये इंजीनियरिंग की कन्वीनियंस के लिए डिफाइंड है। हम लोग कभी भी जब कोई बिल्डिंग डिजाइन करेंगे या कोई मशीन डिजाइन करेंगे, तो वी विल मेक श्योर कि जो कोई भी मटेरियल है वो इस पॉइंट सी को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर सी को क्रॉस कर जाएगा तो उसका टूट जाएगा। ये पॉइंट सी में जरूरी नहीं, जैसे इस कर्व में क्या होगा कि वहीं से डिप कर गया, जरूरी नहीं वहीं से डिप करे, सी यहाँ भी हो सकता है, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। पर ये पॉइंट सी है कौन सा? तो सर ये पॉइंट सी वो पॉइंट है जहां तक लाके अगर मैं छोड़ूं तो ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है। वी आइडियली वी शुड नॉट क्रॉस बी, ओके, बट हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि हमारा नॉर्मल एक्सट्रीम केस में, मतलब होता है ना कि किसी किसी दिन हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेके भी काम कर लेते हैं। नॉर्मली हम लोगों को 8-7 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद चाहिए, पर किसी दिन जरूरत पड़े तो हम लोग 4 घंटे की नींद भी लेके काम चला सकते हैं, राइट? यस तो ये सी Yes, वो sir. वाला दिन है जिस दिन आपको 4 घंटे की नींद लेके आपकी मशीन को काम चलाना है, मतलब मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया है, बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया है, तब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी सी से ज़्यादा, सी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, सो सी को क्रॉस ना करे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? तो ये वो पॉइंट है जहां से अगर आप छोड़ोगे तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, जो स्ट्रेन है ना, वो 0.2% हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात?
परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है, परमानेंट सेट जो है वो 0.2% मतलब 0.002, राइट। 0.002 से ज़्यादा अगर परमानेंट सेट आ जा रहा है तो इससे आगे क्रॉस करोगे तो आपका मशीन जो है वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। ओके, समझ में आई बात? परमानेंट सेट मतलब? यही ऊपर लिखा ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन इज सेट, उसी को कहते हैं परमानेंट सेट। ये जो है इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट। परमानेंट सेट। जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, जो परमानेंट सेट, परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो जाता है उसको कहते हैं परमानेंट सेट। ओके, ये जिस पॉइंट पे जाने के बाद 0.2% से बढ़ा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब देखो बेटा, एक बार एनसीईआरटी में डेफिनेशन चेक कर लेना, मैंने उस सही वाली डेफिनेशन लिख दी है, हो सकता है एनसीईआरटी में डेफिनेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो तो उसको फॉलो कर लेना एक बार, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? डी। ये डी क्या है? ये वो पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, राइट। अल्टीमेट। इसको कहेंगे अल्टीमेट पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? अल्टीमेट पॉइंट या फिर नेकिंग पॉइंट। मतलब जब आप स्टील, आप खुद सोचो, जब आप स्टील को ऐसे खींच रहे होगे तो एक टाइम आएगा ना जिसके बाद वो एक क्रॉस सेक्शन उसका पतला होना शुरू हो जाएगा, तभी ना टूटेगा। यस सर। आपने कभी गुड़ बनते हो देखा है? गुड़ का लंबा रस्सी बनते हो देखा है? देखा है? यस उसको पकड़ के खींचते हो तो बीच में एक पॉइंट पे पतला होता है फिर टूट जाता है। यस यार कुछ भी ऐसा, मतलब चलो गुड़ नहीं, हाँ आप लोग तो नए वाले बच्चे हो ना, आपने वो देखा होगा, जेली तो खाया होगा सबने। यस यस जेली, सर। जेली को पकड़ के खींचोगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे पतला हो जाएगा, यस सर। यस यस उसको बोलते हैं नेकिंग। क्या बोलते हैं उसको? नेकिंग। नेकिंग। एक्चुअली वहीं पे वो टूटेगा जहां पे नेकिंग होगी, वहीं पे टूटेगा। तो जिस स्ट्रेस के बाद नेकिंग शुरू हो जाए उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। एक्चुअल में नेकिंग पॉइंट, समझिए बात को, नेकिंग होने की वजह से वहां पे एरिया डिक्रीज होने लग गया, तो एक्चुअल स्ट्रेस हो सकता है बढ़ जाए क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है, राइट। बट यस हम वो एरिया मेजर कर नहीं रहे, हम तो ओरिजिनल एरिया के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, तो उस केस में ये ग्राफ अक्सर नीचे जाता है, हमेशा नीचे जाता है। असली में स्ट्रेस बढ़ रहा होगा बट उसको मेजर कैसे करें? हम क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे मेजर करते रहे लगातार, तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां जाके क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, समझ में आई बात? यस सर। बना लो। सर सर ऐसा बोल सकते हैं कि बी के बाद इलास्टिक रहता है, उसके बाद प्लास्टिक बनना शुरू हो जाता हाँ, अभी आगे बता रहे हैं। ये जो बी से लेकर ई तक का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, बी वो भी नहीं बोलना चाहिए, ई भी नहीं बोलना चाहिए, बट दिस इज योर प्लास्टिक बिहेवियर। ये क्या है आपका? प्लास्टिक बिहेवियर, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डक्टिलिटी। समझिए बात को, अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं तो मैं जनरली ये वाला जो लेंथ है ना वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ये जो बी से लेके ई का जो स्ट्रेन है ये ओ से लेके बी तक के स्ट्रेन के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। किसके लिए? स्टील के लिए, ठीक है। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं, बड़ा होता है और इसीलिए हम लोग इसको बिल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इसीलिए नहीं, सुनो बात को, ये जो डक्टाइल रीजन है ना आपके स्टील का, ये बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू दिस इलास्टिक रीजन, पता है आपको। और ये एक कारण है कि हम स्टील को यूज करते हैं बिल्डिंग्स में। वैसे तो और भी बहुत सारे कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि स्टील और कंक्रीट दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन वो बराबर होता है, ठीक है। तो आप कंक्रीट के बीच में स्टील डाल रहे हो, सोचो स्टील का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है कंक्रीट के मुकाबले, तो दोनों के बीच में बाइंडिंग हो तो टूट जाएगी, है ना। यस सर। समझ में आ रही बात? तो फालतू में क्यों डाला आपने फिर स्टील को कंक्रीट के अंदर? स्टील अपना अलग काम कर रहा है, कंक्रीट अपना अलग काम कर रहा है, दोनों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम सेम है।
उससे बाद क्या है, दूसरा कारण क्या है, वैसे तो बहुत सारे कारण है, एक और मेजर कारण क्या है कि बहुत डक्टाइल मटेरियल है स्टील। इससे क्या फायदा हुआ सर, सोचो बात को, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग डिजाइन करी, 20 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, अब वो बिल्डिंग टूटने वाली है, लेकिन आप उस घर में रह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मेरा घर 50 साल का हो गया, खाली कर देते हैं, हम्म? या बोलोगे जब तक चल रहा है तब तक चलने दो ना, क्या दिक्कत है, हम्म? सर रेनोवेट करना। रिनोवेट करते हैं तो क्या करते हैं, अपन फर्नीचर लगा लेते हैं, अपन टाइल्स लगा लेते हैं, यस सर। कोई छत बनाता है क्या दोबारा, या अभी दीवार बनाता है क्या दोबारा कोई, नो सर। नो सर। या पिलर बनाता है क्या, मेनली पिलर होता है, पिलर तो कोई दोबारा नहीं बनाता, राइट, बना भी नहीं सकते। तो बात ये है कि जो अब आपकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, टूटने की अवस्था में पहुंच चुके, पर आप उसी बिल्डिंग में रह जा रहे हो, तो आपको मार देना चाहिए, नहीं ना, मार थोड़ा ना देंगे, आपको बचाने की फिर भी कोशिश तो करेंगे ना, भले आप कितने बेवकूफ हो, है ना। यस सर। इंजीनियर ने बोला था 50 साल से ज्यादा मत रहना, पर 70 साल हो गए आप रह रहे हो, तो क्या गोली मार देंगे आपको, नहीं ना। नो सर। नो सर। फिर भी आपको बचाने की जिम्मेदारी किसके पास है, उसी इंजीनियर के पास है जिसने बनाया था। तो उसने क्या किया, स्टील लगाया था, ठीक है। स्टील का क्या साथ क्या है कि वो झटके से नहीं टूटेगा, वो टूटने के पहले वार्निंग देगा, बिकॉज इट्स वेरी डक्टाइल, उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आपको आंखों से दिखने लगेगा, अरे ये तो टूट रहा है, भागो भागो भागो। समझ में आई बात, यस सर। समझ में आया कि नहीं, झटके से ना टूटे, जो झटके से टूट जाए उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ब्रिटल। हम ब्रिटल मटेरियल यूज नहीं करते हैं बिल्डिंग के रॉड में, मतलब ऑब्वियसली आपका कंक्रीट विल बी कंसिडर्ड एज ए ब्रिटल मटेरियल, बट उसका काम दूसरा है, उसका काम कंप्रेसिव स्ट्रेस संभालना है, इसका काम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस संभालना रॉड का, ठीक है बेटा। यस यस सर। खैर जो भी है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्यों बिल्डिंग में यूज़ होता है स्टील और ये वगैरह, बट बहुत सारे कारण हैं। एक तो टेंसाइल स्ट्रेस संभालने के लिए यूज़ होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस संभालने के लिए स्टील ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, तो क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट जो है वो कंक्रीट के बराबर होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ये काफ़ी डक्टाइल है, इसलिए Ductile। तुरंत नहीं टूटेगा, ठीक है, समझ में आई बात। यस यस सर। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, इलास्टिक एनर्जी शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ओके सर। तो इलास्टिक एनर्जी से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो जाना चाहिए। सर हाँ बेटा, सर यील्ड पॉइंट के बाद भी तो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें स्ट्रेन बढ़ रहा होता है पर स्ट्रेस घट रहा होता है थोड़ा देर के लिए। बेटा वो जरूरी नहीं है, वो अलग अलग किसी मटेरियल के लिए हो सकता है, किसी मटेरियल के ना भी के लिए नहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके मतलब वो सर इस बहुत चैप्टर से बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अबे यार आपको चलो एक चीज़ दिखा देता हूँ, इतना अगर कर रहे हो तो हाँ देखो, अलग अलग जैसे अपने बॉडी के अंदर एक टिश्यू ऑफ अorta होता है, लार्ज ट्यूब कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट, उसमें अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आता है, मतलब स्लोप नीचे जाने की जगह ऊपर जा रहा है, देख रहे हो, यस सर। यस ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल जो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यंग्स मॉडुलस जो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, स्लोप बढ़ रहा है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यस सर। तो यंग्स मॉडुलस इंक्रीज हो रहा है इसमें, जो मैंने स्टील दिखाया था उसमें डिक्रीज हो रहा था, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ग्राफ आएगा, ठीक है। मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया वो स्टील का दिखाया, उसमें भी हो सकता है स्टील का कंपोजिशन अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दो तो कुछ अलग आ जाए आंसर, ओके, ठीक है। यस यस सर। अगर आप रबर के लिए देखोगे तो ग्राफ ऐसा आता है, अब क्या करोगे, समझ में आया। ये सब याद तो नहीं रखना है ना। एक दो मटेरियल का याद करना होगा, बता दूंगा किस किस का, ठीक है। ओके सर। उसके बाद ऐसा भी आता है वो ग्राफ, वो खैर क्या होता है सब बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आगे की क्लास में होगा। आप ये समझ लो कि आपको एक जो ग्राफ बनाया है, बना के दिया, इसमें मैंने बोला था ना जनरल
ये कॉमन मेटल का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, स्टील का हो गया, आयरन का हो गया, मेरे ख्याल से कॉपर का भी इसके आसपास ही आता होगा। थोड़ा जरूरी नहीं है डिप आए हर ग्राफ में, ये जो डिप यहाँ दिख रहा है जरूरी नहीं आए, ये हो सकता है आपने एक ही स्टील के रॉड से एक्सपेरिमेंट करते रहे, 10 बार में 8 बार आया, 2 बार नहीं आया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यस सर। तो एकदम मतलब एक एक बाल की खाल मत निकालो इस जगह पे, ठीक है? जेई नीट में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना? जेई नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं। जितना बड़ा ये चैप्टर है उस हिसाब से तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर 2 क्लास का है, यस सर। अगर यस सर। बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो 3 क्लास में तो मैं इसके सारी वैरायटी कवर कर दूंगा। ठीक है, और उस हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? और इस चैप्टर के साथ मिक्स हो, क्योंकि यार एक्चुअली इंजीनियरिंग का तो एक ही चैप्टर पढ़ते ही हो आप। ठीक है, यस सर। अगर आप देखा जाए तो इंजीनियरिंग का आप क्या पढ़ रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स पूरा इंजीनियरिंग का है, सही बात है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज है ना? कंडक्टर्स भी रहता है। क्या? कंडक्टर। वो सब तो आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आएगा ही, मतलब तो यार चैप्टर की साइज के हिसाब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, यस सर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank अच्छा, you, sir. रिकॉर्डिंग आज नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे को तुरंत निकलना है कहीं, मैं इसलिए आज क्लास जल्दी लिया हूँ। ठीक है, चलो। ओके सर। ओके सर, कोई बात नहीं।